अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड को मज़ीद पढ़ेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल पढ़ा कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह और आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो चूँकि वो खुद भी करंट कैरिंग है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड जिसको आपने अप्लाई किया है, वो दोनों इंटरैक्ट करेंगी और उस इंटरैक्शन से उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो हम आज देखेंगे। ये देखा गया कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये फोर्स जो है this force is directly proportional to the angle between the length of the conductor and the magnetic field. ठीक है, it's directly proportional to sine alpha, where alpha is the angle between conductor and the field. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि चूंकि ये एंगल जो है ये साइन अल्फा है, यानी जो जिस एंगल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी फोर्स, वो एंगल साइन अल्फा है। तो इसका मतलब है कि जब भी ऐसे किसी क्वांटिटी में साइन अल्फा इन्वॉल्व हो तो आप क्या करेंगे कि आप उस क्वांटिटी, आप यूँ समझेंगे कि वो क्वांटिटी तब मैक्सिमम होगी जब वो दोनों चीज़ें यानी कि जिनके दरमियान एंगल इन्वॉल्व है वो परपेंडिकुलर हों। जैसे यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान है, तो ये हमारा कंडक्टर है वो यूं लाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान एंगल क्या है? एंगल 90 है। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल 90 है। तो एंगल 90 हो तो आपको पता है 90 पे साइन जो है वो मैक्सिमम होता है। अल्फा जब 90 होगा तो साइन का आंसर, साइन 90 का आंसर 1 होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू है साइन की। तो आपका जो ये कंडक्टर है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा होगा तो आप फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। सपोज कीजिए आपका कंडक्टर जो है वो यूं पड़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और कंडक्टर भी हमने यूं ही रखा हुआ है, तो इस केस में कंडक्टर की लेंथ भी चूंकि अब मतलब ऐसे है और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूं है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो जीरो है। तो इस तरह अगर कंडक्टर पड़ा होगा तो इन दोनों के दरमियान तो हमारे कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर आपका कंडक्टर जो है वो यूं पड़ा हुआ है या मे बी यूं पड़ा हुआ है या किसी भी और डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो आप अल्फा जो भी एंगल होगा बी और कंडक्टर के दरमियान, यानी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान, तो वो एंगल बताएगा आपको कि फोर्स क्या है। तो फोर्स जीरो कब होगी? जब हमारा कंडक्टर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा होगा। और फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब आपका कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर यूं पड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और उनके बीच में कोई भी वैल्यू होगी फोर्स की जब हमारा कंडक्टर जो है वो किसी और एंगल में पे पड़ा होगा। लेकिन मैक्सिमम वाली ये वाली कंडीशन है और मिनिमम वाली जो बिल्कुल इसके अलोंग पड़ा हो वो वाली है। बीच में जो भी वैल्यू होंगी वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होंगी। और ये भी देखा गया इस एक्सपेरिमेंट से दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी अगर 10 एम्पियर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू कुछ होगी, और अगर 20 होगा तो ज़्यादा होगी, अगर 50 एम्पियर कर रहा होगा तो उससे भी ज़्यादा होगी। सो जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है जितना ज़्यादा, उतनी ही फोर्स लगेगी। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो आप लंबा अगर कंडक्टर लेंगे तो उस लंबे कंडक्टर पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, अगर छोटा कंडक्टर लेंगे तो उस पर कम फोर्स लगेगी। ठीक है, लंबाई पर भी डिपेंड करता है। और फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप लेट से आपका जो मैग्नेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, कम स्ट्रॉन्ग है, छोटा मैग्नेट है, कम मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ, तो कम फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर हम इकट्ठा कर दें तो पता चलता है कि फोर्स जो है वो करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और साइन अल्फा, इन चार चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो फोर्स जो है वो लीनियरली बढ़ेगी। अब इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेकर आएंगे, और वो कांस्टेंट जो है इसको हम लेट से के कह रहे हैं। तो के कांस्टेंट है, और होता ये है कि जो एसआई यूनिट्स हैं हमारे, उनमें इस के की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इसलिए फिर इसकी वैल्यू हम जब 1 लगाते हैं तो हमें जो है वो कोई ख़ास हमारी इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास रहता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ अल्फा। ठीक हो गया? ये जो यहाँ पर आपको ये दोनों दिए हुए हैं डू यू नो में, ये हम अभी करते हैं थोड़ी देर में, एंड पे हम डायरेक्शन देखेंगे तब हम करेंगे इनको।
तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है और वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी यहाँ पर जो बी इन्वॉल्व है, हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही फोर्स लगेगी कंडक्टर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसको फिर हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। सो इसको आप इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें F इज इक्वल टू, अगर हम लेट से करंट को ले लेते हैं 1 एम्पियर, ठीक है, और लेंथ को ले लेते हैं 1 मीटर, तो इन दोनों की जगह क्या आ गया 1 1, और हम ले लेते हैं साइन अल्फा को हम ले लेते हैं 90, तो साइन अल्फा क्या हो गया 1, तो ये तीनों चीज़ें 1 1 हो गई, तो F क्या हो गया B के बराबर। तो फिर B जो है यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो एक किस्म की फोर्स है। वो कौन सी फोर्स है? वो वाली फोर्स है जिसमें हमने बाकी सारी चीज़ों को 1 लिया हुआ है, यानी वो फोर्स है जो कि एक 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर पे लग रही है, जब वो वायर जो है वो 90 के एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और उसमें से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है। बात समझ आ रही है? यानी B इज दैट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि B इज the force acting on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the sorry बैटरी लो है शायद। सो कंडक्टर प्लेस एट राइट एंगल, सो 1 मीटर का कंडक्टर है, राइट एंगल में पड़ा हुआ है, एंड 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक हो गया। सो ये हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ये सारी इसकी डेफिनेशन है। और फिर यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका यूनिट भी हमें पता होना चाहिए। तो यूनिट इसका टेस्ला है। टेस्ला जो है इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, वो एक साइंटिस्ट के नेम पे है। तो अगर हम टेस्ला को यहाँ से डिफाइन करें तो टेस्ला क्या होगा, बी का यूनिट टेस्ला हो गया, एफ का यूनिट क्या हो गया न्यूटन। तो अगर हम बी को सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम बी को सेपरेट करें तो बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई एल बी, सॉरी नॉट बी, तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इसको आप यूँ कर लें, साइन ऑफ थीटा का तो है कोई यूनिट नहीं होता, मतलब हम कंसिडर नहीं करते। सो बी को आपने इधर जाने दिया, आई एल को आप उठा के उधर ले गए, तो एफ ओवर आई एल आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, तो उसका टी हमने लिख दिया, या इसको TESLA टेस्ला लिखते हैं। और फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर और मीटर। फिर 1 टेस्ला क्या होगा, जब 1 न्यूटन की फोर्स एक ऐसे कंडक्टर पे लग रही हो जो कि 90 के एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और उसमें से, और वो 1 मीटर का कंडक्टर है और उसमें से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है, ठीक है। टेस्ला को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, it is if 1 Newton force acts on a conductor of length 1 meter placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it, ठीक हो गया। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बी जो है उसको हम एज अ फोर्स डिफाइन कर रहे हैं, टेस्ला जो है उसमें हम फोर्स को 1 न्यूटन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने दोनों डेफिनेशन कर लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1 Newton on 1 meter length of conductor placed at right angle to the field when current of 1 ampere passes through it. So ये हमारा टेस्ला है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक हो गया। अब हमारा जो, अब चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे साइन अल्फा इन्वॉल्व है, और साइन अल्फा को अगर हम खत्म करते हैं तो हमें इस फोर्स को, ये जो भी हमारी फोर्स है ये इसका मैग्नीट्यूड है, हमें इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, क्योंकि आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो बेसिकली, मतलब अगर उसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो वो होता है एल बी साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ अल्फा। तो आप साइन ऑफ अल्फा अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको एल और बी को उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी हमें पता है कि ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो फिर ए जो है वो होता है बी सी साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही होता है ना। तो वही आपके पास ये वाली फॉर्म थी, आपने इस फॉर्म में वापस लेके आना है, तो साइन अल्फा खत्म होगा तो आपके पास जो है वेक्टर फॉर्म आ जाएगी फोर्स की। तो यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है और एल और बी वेक्टर है। एल अब कैसे वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ की, तो लेंथ की वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लेंथ जो है वो उस डायरेक्शन में हम लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। सो ये हमारी फोर्स आ गई है एफ। जो सारे बोल्ड लेटर्स हैं ये हम वेक्टर इन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब हम फोर्स की डायरेक्शन को जो है वो राइट हैंड रूल से भी डिटरमिन कर सकते हैं। हमें पता है राइट हैंड रूल जो है वैसे क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है उसको बताने के लिए यूज होता है। सो अगर हम एल को बी की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, यानी एल की डायरेक्शन में पहले हम फिंगर्स करेंगे और फिर उसको वहां से बी की डायरेक्शन में थ्रू स्मॉलर एंगल जो है वो कर्ल करेंगे, तो जो थंब होगा इरेक्टेड थंब वो फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए। सो एल आपका किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इस तरफ। करंट जो था वो इस तरफ फ्लो कर रहा था ना, यूं इस कंडक्टर में से, सॉरी इस कंडक्टर में से करंट जो था वो यूं फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में। तो आप अपने फिंगर्स को यूं कर लीजिए। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा समझना इस तरह, क्योंकि क्लासरूम में होते हम तो ज़्यादा आसानी से समझ पाते। अभी चूंकि कॉलेज खुल रहे हैं तो हम इंशाल्लाह क्लासरूम में दोबारा से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे। सो आप अपने फिंगर्स को डिवाइस की तरफ, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप के फ़ोन की तरफ अपने फिंगर्स को कर लीजिए, हाथ ऊपर और फिंगर्स को फ़ोन की तरफ कर लीजिए, ठीक है, दाएं हाथ की। ठीक है, तो यानी आपकी फिंगर्स जो हैं वो फ़ोन से अंदर जा रही हैं, हाथ की हथेली ऊपर की तरफ है और फिर वहां से अपने फिंगर्स को कर्ल करना है आपने ऊपर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है। तो अगर फिंगर को ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे तो आप देखें कि आपका थंब जो है, अगर आप उसको इरेक्ट करें, उसको सीधा करके खड़ा कर दें, तो वो किस तरफ पॉइंट करेगा, दाएं तरफ। तो ये एक रूल है और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल पहला चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो डायरेक्शन निकालते हैं। तो आपने अपनी फिंगर्स को एक वेक्टर से, जो कि पहला वेक्टर है, एक वेक्टर से थ्रू स्मॉलर एंगल दूसरी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। तो जो भी हमारा थंब जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होगा वो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो एक भी हो गया ये राइट हैंड रूल, जिससे हम फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में होगी। अब एक ये भी हमारा रूल है, ये वाला रूल। इसमें क्या है कि कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर held at right angle to the magnetic field such that the current flows out of the plane of the vapor। So ये हमें सिचुएशन दी हुई है कि करंट जो है वो बाहर निकल रहा है पेपर से, तो इस तरह हम उसको शो करते हैं ना डॉट के जरिए। अगर हमारा करंट जो है वो अंदर जा रहा हो तो हम उसको क्रॉस से शो करते हैं, या वेक्टर अंदर जा रहा हो तो क्रॉस से शो करते हैं, तो इस तरह। क्योंकि करंट क्यों ले रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही तो लेंथ है हमारी। तो हम कह रहे हैं कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो चूंकि लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं टूवर्ड्स द रीडर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, सॉरी बच्चों मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। तो हम लोग जो है वो एक और तरीका पढ़ रहे थे जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है हमारे पास कि करंट जो है वो आउट ऑफ द पेपर फ्लो कर रहा है, और चूंकि आउट ऑफ द पेपर फ्लो कर रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह रोटेट कर रही है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह उसकी रोटेट करेगी। थंब की डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन लें तो कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो राइट हैंड की वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। In order to find the direction of force, consider the lines of force. The two fields, lines of force का मतलब है कि ये field की lines हम देखें, the two fields tend to reinforce each other on left hand side. So यहाँ पर ये है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर की अपनी, वो भी नीचे की तरफ है, और ये वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है वो भी नीचे की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं, एक दूसरे को पावर एड अप कर रही हैं एक दूसरे के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर की अपनी है वो ऊपर की तरफ है, जबकि जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे दे आर टेंडिंग टू कैंसल ईच अदर ना, यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे का इफेक्ट। जिसका मतलब फिर यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो रही है, और यहाँ पर टोटल फोर्स जो है उसकी कोई वैल्यू आ रही है। The conductor tends to move towards the weaker part of the field. The force on the conductor will be directed towards the right. अब देखो ये वही वाली सिचुएशन है, पर ये हमें कहाँ से दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है इस जगह से। अगर आप ये
हम देखें कि कंडक्टर का करंट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फिर हम किस तरफ से इसको देख रहे होंगे, हम इसके पीछे से इसको देख रहे होंगे। हम जैसे ये पड़ा हुआ है स्क्रीन के पीछे से इसको देख रहे हैं हम, ठीक है। तो स्क्रीन से के पीछे से देखें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, और नॉट एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, हमें इसको उल्टा होकर देखना पड़ेगा, पर बहरहाल हम यहाँ पर मतलब ये सिचुएशन वैसे ही देख लेते हैं कि यहाँ पर फील्ड जो है वो कैंसिल हो रही है, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे वो रीइंफोर्स कर रही हैं। तो ऐसे समझो जैसे यहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो और यहाँ पर नहीं हो, तो चीज़ जो है वो इस तरफ मूव करेगी जिस तरफ हवा का प्रेशर कम है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर फोर्स चूंकि लग रही है, ज़्यादा फोर्स है, और यहाँ पर फोर्स नहीं है, तो जिस तरफ फोर्स नहीं होगी, जिस तरफ वीकर पार्ट है उस तरफ हमारा कंडक्टर मूव करेगा। तो ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये फिर इस तरफ मूव करेगा, इस पर फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक हो गया। आगे वो क्या लिखता है, राइट इन द डायरेक्शन ऑफ एट राइट एंगल टू बोथ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के राइट में क्या कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर की लेंथ के राइट एंगल पे ना। The rule is often referred as extension of right hand rule. It can be seen that the direction of the force is same as given by the direction of the vector L cross B। ये हमने ऊपर देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसी की जो डायरेक्शन है वो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर एक डू यू नो में था, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों वायर्स जो हैं इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक का करंट ऊपर की तरफ है, दूसरे करंट नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं तो कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इसका करंट ऊपर की तरफ है, तो आप अपने थंब को ऊपर की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स कर्ल करें, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, उसकी डायरेक्शन बनेगी यहाँ से बाहर की तरफ, तो यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ। ठीक है, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में आपने कर्ल करना है, तो आपकी जो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ये डायरेक्शन बनेगी। और इसी तरह जो ये वाली वायर है दूसरी वाली, इसमें करंट नीचे की तरफ है, तो इसको आपने अंगूठे को नीचे की तरफ रखना है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी फोर्स की वो कौन सी होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ, ये वाली डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो ये दोनों वायर्स जो हैं, अब क्या है कि अगर हम इस जगह पर देखें तो दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ है। ये देखो ये वाली फोर्स भी ऊपर की तरफ है और ये वाली फोर्स भी ऊपर की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जाहिर है कि और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादा फोर्स है तो ये दोनों वायर जो है वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर करंट एक ही डायरेक्शन में होता, तो जैसे ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे है करंट, तो अब क्या होता कि आपका, अगर हम यहाँ पे आप डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ड्रॉ करें तो वो यही होगी, यानी कि यहाँ से ऊपर और यहाँ से अंदर और यहाँ से ऊपर और यहाँ से अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दरमियान में अगर आप देखो जहाँ पर इंटरेक्शन है फील्ड का, वहाँ पर एक की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वीक पार्ट है ना हमारी फोर्स का, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो लग रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो दोनों जो है वो जिस तरफ वीकर पार्ट है उस तरफ मूव करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पर अगर करंट कैरिंग वायर्स जो हैं वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रखती हूँ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अगर उनका करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक हो गया। इसको हम एक और तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हम ये समझें कि यहाँ पर जिस डायरेक्शन से हमारी लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, जाहिर है वो नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जिस तरफ एंड होती है वो साउथ होती है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, और इसी तरह यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, क्योंकि यहाँ से लाइंस इस तरफ जा रही हैं। और तो यहाँ पे देखो नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं, तो इसलिए दोनों वायर्स रिपेल होंगी। और अगर हम इसको देखें इसको, तो इसमें ये होगा कि क्योंकि यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज हो रही हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, तो ये नॉर्थ से ये साउथ होगा, और इसी तरह यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रही हैं यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, तो ये इस तरह नॉर्थ और साउथ होगा। तो इसका इसका यहाँ पे जो पोल आ रहा है वो साउथ है, और इसका अंदर की तरफ जो पोल आ रहा है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों वायर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आ रही है?
ये दोनों वायर्स चूंकि इनमें करंट है तो ये एक दूसरे को, ये दोनों मैग्नेट बन जाती हैं और मैग्नेट बनकर इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो जो पोल सामने आएगा, यानी अगर ये इस तरह करंट कैरी कर रही होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इनका सेम पोल सामने होगा, और अगर ये सेम डायरेक्शन में कर रही होंगी तो इनके ऑपोजिट पोल सामने होंगे। यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करेंगी और यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगी। ठीक हो गया। तो हमने तीन तरह से समझ लिया कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या लगी। एक तो राइट हैंड रूल जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में भी लगता है, दूसरा रूल हमने ये वाला समझा कि भाई कहाँ पर फोर्स का वीकर पार्ट होगा उस तरफ चीज़ मूव करेगी, जिस तरफ स्ट्रॉन्गर होगी फोर्स उस तरफ नहीं मूव करेगी। और तीसरा हमने ये देखा कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है इसके ज़रिए भी हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो किस तरफ लगेगी। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। कोई इसमें प्रॉब्लम हो, अगर डायरेक्शन समझ ना आ रही हो तो आपने पूछ लेना है, वैसे हम इनको क्लास में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। तो अभी तक के लिए ही अल्लाह हाफिज़।